हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारी एक और नई यूट्यूब वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। चैप्टर के बारे में जो कुछ बातें थी वो हम हमारी प्रीवियस 2 वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं। वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसमें हम मेनली कर रहे हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इसमें हमारी जो मेजर के जो 7 स्टेप्स हैं ना, इन्हीं के बारे में हमारा ये पूरा चैप्टर है। इनमें से जो हमारे कुछ स्टेप्स थे वो हमने देख लिए थे, जैसे कि प्रिपरेशन ऑफ सोयल, मिट्टी को हम कैसे तैयार करेंगे, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स हमारे क्या क्या होंगे मिट्टी को तैयार करने के लिए। नेक्स्ट हमने उसमें देखा था शोइंग, उसमें हम बीज किस तरह से डालेंगे, बीजों का सिलेक्शन कैसे करेंगे कि अच्छे कौन से बीज हैं और कौन से खराब बीज हैं। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, उसके बाद हमने एक और स्टेप देखा था कि हम फर्टिलाइजर्स को मैन्योर को कैसे ऐड करेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट जो स्टेप होगा, नेक्स्ट आज हम जहाँ से स्टार्ट करेंगे वो होगा हमारा डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर। अब हमारे जो फर्टिलाइजर्स हैं ये क्या है, मैन मेड इनऑर्गेनिक सोल्ट हैं। इनको हम क्या बोलेंगे, मैन मेड इनऑर्गेनिक सोल्ट हैं। और जो हमारा मैन्योर है, मैन्योर क्या है, नेचुरल सब्सटेंस है जो हमें ऑब्टेन होता है किससे, डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेजिड्यू। अब ये हमने प्रीवियस क्लासेस में भी देखा है और इस चैप्टर के शुरुआत में भी हमने देखा था कि जो मैन्योर होगा ना, वो जो हमारा जो फार्मर है वो क्या करता है, वो जो एनिमल वेस्ट है, प्लांट वेस्ट है, उसको कहाँ डाल देगा, गड्ढे में डाल देगा। और उसके बाद जो कुछ माइक्रोब्स की हेल्प से वो क्या हो जाता है, डिकम्पोज, और हमें उसी से क्या मिलता है, मैन्योर। फर्टिलाइजर्स को हम कहाँ प्रिपेयर करेंगे, फर्टिलाइजर्स को हम प्रिपेयर करेंगे फैक्ट्रीज़ में, और मैन्योर को हम कहाँ प्रिपेयर करेंगे, फील्ड्स में। फर्टिलाइजर्स डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू दी सोइल। अबे मिट्टी को कोई भी ह्यूमस है वो प्रोवाइड नहीं करता है हमारा फर्टिलाइजर। और जो मैन्योर है वो क्या करेगा, लोट ऑफ ह्यूमस टू दी सोइल, मिट्टी को बहुत ज़्यादा अमाउंट में ह्यूमस है वो प्रोवाइड करता है। फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। अब जो फर्टिलाइजर्स होंगे उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। अब मैन्योर में क्या होगा, मैन्योर में इसके कंपैरेटिवली थोड़े से लेस होंगे ये न्यूट्रिएंट्स हमारे। अब नेक्स्ट जो हमें बताया गया है वो एडवांटेजेस बताई गई हैं मैन्योर की। मैन्योर के हमारे लिए और क्या क्या फ़ायदे हैं। द ऑर्गेनिक मैन्योर इज़ कंसिडर्ड बेटर दैन फर्टिलाइजर्स। अब मैन्योर को हम क्या कर रहे हैं, फर्टिलाइजर से ज़्यादा बेटर कंसिडर कर रहे हैं। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, बिकॉज इट अनहैंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सोइल। ये मिट्टी की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है ना उसको इंक्रीज करता है। और इट मेक्स द सोइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस बिकम्स ईजी। और ये जो मिट्टी को क्या करता है, पोरस करता है, मतलब उसमें छेद से ये बना देता है। ये क्या होते हैं, अच्छे होते हैं उस मिट्टी के लिए। उसमें क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज इजीली हो जाता है। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। और ये क्या करता है, मिट्टी के जो फ्रेंडली माइक्रोब्स है ना, जो मिट्टी के लिए ज़रूरी हैं, उनको भी इंक्रीज करता है हमारा मैन्योर। इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सोइल। ये मिट्टी के जो टेक्सचर है उसको भी इम्प्रूव करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा वो होगा इरिगेशन। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने फर्टिलाइजर्स मैन्योर को डाल दिया, उसके बाद हम सिंचाई करेंगे। इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई। इट मीन्स हम क्या करेंगे, अपनी फसल में पानी देंगे। ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू लिव। अब ये क्या है, अब सभी जीवित प्राणियों को जीने के लिए किसकी आवश्यकता है, पानी की। वाटर इज़ इम्पोर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पानी हमारा ज़रूरी है एक प्रॉपर ग्रोथ के लिए और हमारे डेवलपमेंट मीन्स हमारे विकास के लिए। वाटर इज़ एब्जॉर्ब बाय द प्लांट रूट। अब पानी को एब्जॉर्ब करती हैं हमारी प्लांट की जड़ें। अलोंग विद वाटर, पानी के साथ साथ ये क्या और एब्जॉर्ब करेंगी, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेंगी मिट्टी से, और फर्टिलाइजर्स आर ऑल्सो एब्जॉर्ब। अब जो रूट्स है वही क्या करती हैं, वही हमारी जो प्लांट की रूट है वो मिनरल्स को, फर्टिलाइजर्स को, पानी को एब्जॉर्ब करती हैं। अब जो प्लांट्स है उसमें क्या होता है, 90% हमारा क्या होगा, 90% हमारा उसके अंदर
पानी होता है। पानी क्या है, एसेंशियल है, ज़रूरी है, बिकॉज क्योंकि जो जर्मिनेशन होना होता है ना सीड्स का, डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन। अब वो हमारा जो हमने जो सीड डाला था वो ग्रो नहीं करेगा ड्राई कंडीशंस में, इसीलिए पानी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। न्यूट्रिएंट्स डिजोल्व इन वाटर आर ट्रांसपोर्ट टू, अब जो पानी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स डिजोल्व है ना वो ट्रांसपोर्ट होते हैं प्लांट के हर एक पार्ट में। वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम बोथ, अब पानी है ना वो हमारी फसल को बचाता है किससे, फ्रोस्ट एंड हॉट एयर करंट्स। अब जो गर्म हवाएं चलती हैं या फिर जो फ्रोस्ट मीन्स आप ऐसे समझिए जो ओस है, जो पाला पड़ता है ना, उससे हमारी फसल को ये बचाता है। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सोयल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ, और क्या करके रखता है ये मॉइस्चर को मिट्टी में क्या करके रखता है, प्लांट की जो एक हेल्दी ग्रोथ के लिए उसको मेंटेन करके रखता है। फील्ड्स हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली, इसीलिए हमें हमारे खेतों में क्या करना चाहिए, रेगुलर बेसिस पे पानी देते रहना चाहिए। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। एक प्रॉपर टाइम के अंदर, एक प्रॉपर जो एक इंटरवल के अंदर रेगुलरली जब हम वाटरिंग करते हैं उसी को हमने क्या नाम दिया है, इरिगेशन। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, अब जो पानी देने की जो हमारी फ्रीक्वेंसी है ना, जो टाइम है वो क्या करेगा, वेरी करेगा। क्यों करेगा, क्रॉप टू क्रॉप, जैसे कि हमारी जो धान की चावल की फसल उसको क्या चाहिए, ज़्यादा पानी चाहिए, और जो हमारी सरसों की है उसको भी थोड़ा कम पानी चाहिए एज़ कम्पेयर टू धान या फिर गेहूँ की फसल को क्या चाहिए, ज़्यादा पानी चाहिए। और सोयल टू सोयल एंड सीजन टू सीजन, अब सोयल टू सोयल का मतलब क्या है, अब किसी जो हमारी कोई जो मिट्टी होगी उसमें क्या होगी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी, तो उस मिट्टी में हमें कम पानी देने की आवश्यकता है, और जहाँ पे कोई डेजर्ट वाला इलाका होगा वहाँ हमें ज़्यादा पानी देने की आवश्यकता है। इन समर्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज़ हायर, अब जो गर्मियों के दिनों में ना पानी देने की जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा होती है, बिकॉज गर्मियों के दिनों में क्या होता है, तापमान हमारा ज़्यादा होता है, इसीलिए प्लांट्स को पानी ज़्यादा चाहिए। Could it be due to the increased rate of evaporation of water from the soil and the leaves? अब evaporation क्या होता है, पानी का भाप बन के उड़ना प्लांट्स की पत्तियों से, इसी को हम बोलते हैं evaporation of water। अब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो एवोप्रेशन की प्रोसेस है वो क्या होगी, फास्ट होगी, इसीलिए हमें गर्मी के दिनों में हमारे जो प्लांट्स हैं उनको ज़्यादा पानी देने की आवश्यकता पड़ती है। सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, अब हमने पूरे चैप्टर में देखा है कि हम पहले ट्रेडिशनल कुछ सोर्सेज देखते हैं और फिर कुछ आजकल के टाइम में जो चल रहे हैं उनको देखते हैं। तो हमारे जो सोर्सेज ऑफ इरिगेशन होंगे ना वो क्या होंगे, वेल्स होंगे, ट्यूबवेल्स होंगे, पॉन्ड्स होंगी, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनाल्स। तो ये सारे हमारे सोर्सेज होंगे, हमारे सारे सोर्सेज हैं इरिगेशन के लिए। ये आपको इसमें दिखाया भी गया, आप ऐसे देखें, ये दिखाया गया मोट। अब ये ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन, और जो पुराने टाइम में जो हम यूज़ करते थे ना उन मेथड्स के बारे में बताया गया है। आपको ना इनकी ज़्यादा डिटेल्स भले ही ना पता हो, बट आपको इनके नाम ना पता होने चाहिए, क्योंकि ये क्या थे, ये ट्रेडिशनल मेथड्स थे जो आज के टाइम में हमें देखने को बहुत कम मिलते हैं, या फिर कुछ एरियाज़ में मिलते ही नहीं हैं, ना के बराबर हमें ये देखने को मिल रहे हैं। ट्रेडिशनल कुछ मेथड होंगे वो क्या होंगे, द वाटर अवेलेबल इन वेल्स, लेक्स एंड कैनाल्स इज लिफ्टेड अप बाय डिफरेंट मेथड्स, अलग अलग मेथड्स के द्वारा अलग अलग रीजन में फॉर टेकिंग इट टू द फील्ड, हमारे खेत में देने के लिए इनके अलग अलग कुछ मेथड्स थे और अलग अलग रीजन में अलग अलग इनके मेथड्स होंगे। कैटल और ह्यूमन, अब क्या होगा, या तो हम किसी पशु का यूज़ करेंगे पानी देने के लिए, या फिर ह्यूमन लेबर का इज़ यूज्ड इन दीज मेथड्स। ये जो पुराने सारे मेथड्स थे ना इन सब में या तो किसी पशु का यूज होगा या फिर ह्यूमन लेबर का। सो दीज मेथड्स आर चीपर, ये क्या थे, चीपर मतलब सस्ते थे, बट लेस एफिशिएंट, बट क्या थे, कम प्रभावी थी। वेरियस ट्रेडिशनल मेथड्स हमें बताई गई हैं। पहला हमारा होगा मोट, मतलब पुली सिस्टम। ये आपको मोट दिखाया गया है, एक मिनट रुकें, ये आपको मोट दिखाया गया है। ये देखिए कैसे, इसमें क्या था, आप इसको किस में लग रहा है, ह्यूमन लेबर इसमें लग रहा है। नेक्स्ट हमारा होगा चेन पंप, ये चेन पंप दिखाया गया, ये कोई कैनाल है या फिर रिवर है, यहाँ पे इन्होंने अपना पूरा सिस्टम ये बना रखा है। नेक्स्ट हमारा होगा ढेकली, इसमें क्या होगा, ये जो क्या है हमारा एक हमने क्या ली, लकड़ी ली,
इसके ऊपर हमने क्या कर दिया, एक वजन को बांध दिया, पत्थर को आप सपोज करें बांध दिया। पानी अगर पत्थर नीचे आएगा तो क्या करेगा, पानी हमारा खींचेगा, कुएं से ये बाहर निकलेगा और ये ह्यूमन ये इसको क्या कर देगा, अपने फील्ड में डाल रहा है। नेक्स्ट हमारा होगा रेहेड। आजकल के टाइम में ये कोई भी जो मेथड देखने को नहीं मिल रहे। ये आपने इसमें क्या दिख रहा है, कोई क्या है, ये बैल है, उसको खींच रहा है ये। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, रेहेड, लीवर सिस्टम, ये सब हमने देख लिया। ये सारे हमारे क्या थे, ये हमारे ना पुराने जो सिस्टम्स थे इरिगेशन के, वो सारे थे। नेक्स्ट हमारा जो होगा वो होगा मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। आजकल के टाइम में जो हमारे चल रहे हैं ना मॉडर्न मेथड्स, वो हम देखते हैं वो क्या होंगे। मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज़ वाटर इकोनॉमिकली। द मेन मेथड्स आर यूज्ड एज फॉलोज। कुछ मेथड्स हमें ऐसे दिखाए गए हैं। पहला हमारा है स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या हो रहा है देखते हैं। दिस सिस्टम इज़ मोर यूजफुल ऑन अनइवन लैंड, मतलब जहाँ पे समतल भूमि नहीं है ना, एक समान या इकसार जहाँ पे भूमि नहीं है, वर एफिशिएंट वाटर इज़ नॉट अवेलेबल, और प्रॉपर अमाउंट में जहाँ पे पानी नहीं है वहाँ पे हमारा स्प्रिंकलर मेथड यूजफुल होगा। द परपेंडिकुलर पाइप्स हैव रोटेटिंग नोजल्स ऑन टॉप, अब ये बताया गया है, आर जॉइंट टू द मेन पाइपलाइन एट रेगुलर इंटरवल्स व्हेन वाटर इज अलाउड टू फ्लो थ्रू द मेन पाइप। अब ये बताया गया है, देखो ऐसे दिखाया गया है, ये क्या है, हमारा मेन पाइप है, ये कुआं है हमारा, यहाँ से हमारा मेन पाइप आ रहा है, यहाँ से हमने इस पाइप को कनेक्ट किया और यहाँ पे ये नोजल है, ये रोटेटिंग नोजल से घूमती हैं चारों साइड, ये पानी को क्या करेंगी, बिखेरेंगी चारों साइड पानी को। व्हेन वाटर इज अलाउड टू फ्लो थ्रू द मेन पाइप, अब ये जो मेन पाइप है हमारा, ये हमारा इनका मेन पाइप है, ये दिस वन, थ्रू द मेन पाइप अंडर प्रेशर। अब प्रेशर के अंडर ये क्या करेगा, मेन पाइप से पानी जाएगा विद द हेल्प ऑफ पंप की हेल्प से। इट एस्केप फ्रॉम द रोटेटिंग नोजल्स। अब रोटेटिंग जो नोजल्स हैं, ये हमारी जो नोजल्स थी इन तक पहुंचेगा फिर ये पानी। उसके बाद क्या होगा, इट गेट्स स्प्रिंकल्ड, इसको छिड़क देंगे, ये नोजल्स है ना, ऑन द क्रॉप्स एज इफ इट इज़ रेनिंग, किस तरह से, जैसे बरसात हो रही हो। स्प्रिंकलर इज़ वेरी यूजफुल फॉर लोन्स, जैसे हमारे जो गार्डन है, कॉफ़ी प्लांटेशन है, सेवरल अदर क्रॉप्स, उसके लिए हमारा जो स्प्रिंकलर मेथड था ये है जो ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है। नेक्स्ट हमारा होगा ड्रिप सिस्टम। इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स। ये देखो जैसा कि आपको दिखाया गया है, ये यहाँ पे भी वही हमारी एक मेन पाइप है और इसको जो हमारी और जो स्मॉल पाइप्स होंगी इसमें उनसे कनेक्ट किया जाता है और ये बिल्कुल प्लांट की जो जड़ है, रूट है, उसमें ये पानी आ रहा है। इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स। अब आपको ना ये याद रखना है, जो मॉडर्न हमने मेथड्स पढ़े ना, इसमें आप देखेंगे स्प्रिंकलर जो सिस्टम था, इसके अंदर ये किस किस चीज़ के लिए हेल्पफुल था हमारा, वो आपको याद रखना है। जैसे कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए, लोन्स के लिए ये क्या था, यूज़फुल था। और ये हमारा किसके लिए यूज़फुल होगा, ये होगा फ्रूट प्लांट्स के लिए, गार्डन्स के लिए एंड ट्रीज़ के लिए। वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल। अब ये जो मेथड है ना हमारा ड्रिप सिस्टम, इसमें हमारा पानी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता है। आपसे पूछा जाए कि कौन सा ऐसा मेथड है जिसमें पानी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा, तो वो होगा हमारा ड्रिप सिस्टम। इट इज़ ए बून इन रीजन, बून होता है मतलब ये वरदान है, वरदान है उन एरियाज़ के लिए वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ पुअर। अब ऐसे एरिया में भी इसका यूज़ किया जाता है जहाँ पे क्या हो, पानी बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट हो। नेक्स्ट हमारा होगा प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। अब जब हमने इतने सारे काम कर दिए हैं तो हम क्या करेंगे, अपनी फसल को प्रोटेक्ट करेंगे वीड्स से। वीड्स हमारे क्या होंगे, अनवांटेड प्लांट्स होंगे। भूसोहन पहली वैन टू नियर बाई वीट फील्ड। अब ये कहाँ गए, गेहूं के खेत में गए। अब उन्होंने क्या देखा, देयर वर सम अदर प्लांट्स इन द फील्ड। गेहूं के जो प्लांट थे उनके अलावा वहाँ पे कुछ और भी प्लांट थे, ग्रोइंग अलोंग विद वीट प्लांट्स। इन ए फील्ड मैनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट्स में ग्रो नेचुरली अलोंग विद दी क्रॉप। अब फसल के साथ ना कुछ ऐसे प्लांट भी ग्रो कर जाते हैं जो हम चाहते नहीं कि ग्रो करे, बट वो हो जाते हैं, अनडिजायरेबल हैं। These undesirable plants are called weeds. इन्हीं अनडिजायरेबल अनवांटेड प्लांट्स को हमने क्या नाम दिया है, वीड्स नाम हमने इनको दिया है। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। अब आप ये याद रखेंगे, जब हम इनको रिमूव करते हैं ना, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वीडिंग। वीडिंग इज नेसेसरी सिंस
वीड्स compete with the crop plant for water। अब ये हमने वीडिंग करना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारा मेन क्रॉप का जो प्लांट है ना, उसके साथ ही कंपटीशन में रहते हैं, पानी के लिए भी, न्यूट्रिएंट्स के लिए भी, जगह के लिए भी और लाइट के लिए भी, और ये अफेक्ट करते हैं हमारे ग्रोथ ऑफ द क्रॉप। सम वीड्स इंटरफियर इवन इन दी हार्वेस्टिंग। और कुछ ऐसे वीड होंगे जो इंटरफियर करेंगे, मतलब क्या करेंगे, अपना इंटरफियर करेंगे हार्वेस्टिंग में, जब हम कटाई करेंगे ना तो उसमें। और कुछ हमारे पॉइजनस होते हैं एनिमल्स के लिए और ह्यूमन बींग्स के लिए, इसीलिए हम इनको क्या करते हैं, पहले ही उखाड़ देते हैं। फार्मर्स अडोप्ट मैनी वेज टू रिमूव वीड्स। अब जो हमारा किसान है ना, उसने अलग अलग तरीके अपनाए हैं इन वीड्स को कंट्रोल करने का, इनकी ग्रोथ को। टिलिंग बिफोर शोइंग ऑफ क्रॉप हेल्प इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स। अब हम टिलिंग करते हैं ना, बीज डालने से पहले, वो भी क्या करता है, वो भी इन वीड्स को किल करता है। तो ये भी फार्मर ने एक मैथड अपनाया है। विच में दैन ड्राई अप। अब क्या हो जाएंगे, ये सूख जाएंगे एंड गेट मिक्सड विद दी सोइल। मिट्टी के साथ ही क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड्स। अब सबसे अच्छा समय कौन सा है इन वीड्स को अलग करने का, बिफोर द प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स। जब फ्लावर ना आए हों और बीज ना बना हो हमारे प्लांट में। द मैनुअल रिमूवल, मतलब हम इसको हाथ से भी क्या कर सकते हैं, मैनुअली, मतलब इनको हम हाथ से भी उखाड़ सकते हैं और इनको कट कर सकते हैं ग्राउंड के पास से, फ्रॉम टाइम टू टाइम। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ। अब ये किसी इंस्ट्रूमेंट से हम करेंगे जिसको हम बोलेंगे खुरपी, या फिर ए सीड ड्रिल इज ऑल्सो यूज टू अपरूट वीड्स। या फिर इसको क्या करने के लिए हम इसको सीड ड्रिलर से भी निकाल सकते हैं। वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स कोल्ड वीडिसाइड्स। अब इनको हम क्या कर सकते हैं, मतलब स्प्रे भी कर सकते हैं, लाइक 2,4-D। अब ये क्या होगा, एक वीडिसाइड होगा। दीज आर स्प्रेड इन दी फील्ड टू किल दी वीड्स। अब हम क्या करेंगे, स्प्रे करेंगे इन वीड्स को मारने के लिए, किल करने के लिए। दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप, ताकि ये हमारी जो क्रॉप है उसको डैमेज ना कर पाए। द वीडिसाइड्स आर डाइल्यूटेड विद वाटर। अब पानी के साथ इसको मिला लेंगे और फिर उसके अंदर हम क्या करेंगे, इसमें स्प्रे करेंगे। जैसे यहाँ पे दिखाया गया होगा, यहाँ पे दिखाया गया है स्प्रेइंग वीडिसाइड्स। अब जब हम स्प्रे करते हैं ना, तो हमें क्या करना चाहिए, ये जो वीडिसाइड्स हैं ये हार्मफुल होते हैं, इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, अपने मुंह के ऊपर कुछ मास्क वगैरह कपड़ा हमें बांध के तभी हमें स्प्रे करनी चाहिए। तो ये पूरे पैराग्राफ में वही बताया गया है। नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा हार्वेस्टिंग। अब हमने पूरी जो प्रोसेस के बाद हमारा स्टेप आता है हार्वेस्टिंग, फसल की कटाई का। हार्वेस्टिंग ऑफ ए क्रॉप इज़ एन इम्पोर्टेंट टास्क। ये भी क्या है, एक ज़रूरी हमारा टास्क है। द कटिंग ऑफ क्रॉप्स आफ्टर इट इज़ मैच्योर। जब हमारी फसल पक जाएगी ना, मैच्योर हो जाएगी, तब हम क्या करते हैं, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, हार्वेस्टिंग। फसल की कटाई को हमने क्या नाम दिया है, हार्वेस्टिंग। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड। अब ग्राउंड के पास से हम इसको काटेंगे और अब क्या करेगी, 3 से 4 महीने क्या करेगी, मैच्योर होने में, पकने में हमारी फसल लेती है। अब हार्वेस्टिंग है वो हमारी कंट्री में हम या तो क्या सिकल की हेल्प से, मतलब मैनुअली हम हाथ से दराते की हेल्प से करेंगे, या फिर हम मशीन की हेल्प से करेंगे, तो हम उसको क्या बोलेंगे, हार्वेस्टर। मशीन को हमने क्या नाम दिया है, हार्वेस्टर। इन दी हार्वेस्टेड क्रॉप, अब जो क्रॉप हमारी हार्वेस्ट हमने कर लिया, मतलब जिसको हमने काट लिया है, द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड। अब अनाज से हम वो ग्रेन हमें जो अनाज है वो क्या करना है, बीज, उसको क्या करना है, अलग करना है बीज को। किससे, फ्रॉम दी शाफ। अब जो बीज के ऊपर जो छिलका होता है ना, उसी को हमने क्या नाम दिया, ये जैसे हमारा सीड है, इसके ऊपर क्या होगा, एक कवरिंग होगी, छिलका होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, छाफ। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेसिंग। इसी प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया, थ्रेसिंग। दिस इज कैरीड आउट विद दी हेल्प ऑफ ए मशीन कॉल्ड कंबाइन। अभी कंबाइन हम इसको क्या बोल रहे हैं, कंबाइनर हम इसको क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज ये हार्वेस्टिंग का काम भी करती है और थ्रेसिंग का काम भी करेगी। इस तरह की कुछ आपको दिखाई देगी। ये होगी हमारी कंबाइन। नेक्स्ट हमारा इसमें बताया गया है फार्मर्स विद स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड, जिनके पास थोड़ी कम ज़मीन है, वो क्या करते हैं, ग्रेन को, अनाज को उस छिलके से कैसे अलग करते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ विनोइंग। या फिर जो एक हमारे जो होते हैं छाछ से, उससे हिला के को करते हैं। आपने क्लास 6 में भी क्या करा था, पढ़ा था इसके बारे में कि विनोइंग हम किसकी हेल्प से भी करते हैं। नेक्स्ट इसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट स्टेप आएगा वो होगा स्टोरेज। सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट स्टेप होता है हमारा स्टोरेज का।
स्टोरेज आर प्रोड्यूस इज एन इम्पोर्टेंट टास्क। अब ये भी क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इफ़ द हार्वेस्टेड ग्रेन, अब आपने अनाज को क्या कर लिया, कटाई कर ली, ड्यू टू कैप फॉर लॉन्गर टाइम, आपको क्या करना है, उसको लंबे समय तक स्टोर करके रखना है। दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, नमी से वो क्या हों, नमी से बचे रहें, इंसेक्ट से बचे रहें, रैट से और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम उनको बचा सकें। अब जो हमने हार्वेस्ट किया था अनाज को, हैव मोर मॉइस्चर, उसमें क्या होता है, पहले से ही नमी होती है। इफ़ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन या फिर सीड्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग, हम क्या करेंगे, ये बताया गया है, पहले हम उनको सुखाएंगे और उसके बाद हम उनको स्टोर करेंगे ताकि हम उनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जो उनका अटैक है उनसे हम बचा सकें। नेक्स्ट हमारा बताया गया है, दिस प्रिवेंट द अटैक बाय इंसेक्ट, पेस्ट, बैक्टीरिया एंड फंजाई। अगर हम उनको अच्छे से सुखा के फिर उनको स्टोर करेंगे तो ये अलग अलग जो हमारे क्या है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अटैक से हम उनको बचा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है ये आपको दिखाए गए हैं, स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इन गनी बैग्स इन ग्रेनरीज। ये बहुत जो बड़े हमारे जो गोदाम होते हैं उनके अंदर ये स्टोर करके दिखाया गया है। फूड फ्रॉम एनिमल्स, फार्मर स्टोर ग्रेन इन जूट बैग्स। अब किसान है वो क्या करेगा, जूट के बैग में उसको स्टोर करेगा या मेटेलिक बीन्स में स्टोर करेगा। हाउएवर लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन इज डन इन सिलोस एंड ग्रेनरीज। अब जो गोदाम होते हैं, जैसे गवर्नमेंट भी हमसे क्या करती है, फसल उसको खरीदती है ना अनाज को, तो वो भी क्या करती है भाई, ग्रेनरीज में या गोदाम में क्या करेगी, उसको स्टोर करेगी। और वो वहाँ पे उनका क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं उनको पेस्ट से, रैट से और अलग अलग तरह के इंसेक्ट से। ड्राइड, अब आप ना इनको प्रोटेक्ट करने के लिए आप क्या क्या जो चीज़ें हैं वो यूज़ कर सकते हैं। नीम की जो सूखी पत्तियां हैं उनका यूज़ कर सकते हैं। स्टोरिंग, आप अपने घर में अगर स्टोर कर रहे हैं ना तो नीम की सूखी पत्तियां उसमें डाल दें। स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। आप कुछ तरह का जो केमिकल ट्रीटमेंट है वो भी इनके साथ कर सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा फूड फ्रॉम एनिमल्स। अब ये तो हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा था कि हमें जो फूड है हम किसके ऊपर डिपेंड है, प्लांट पे भी और एनिमल पे भी। हम हमारा फूड खुद तो क्या नहीं कर सकते, बना नहीं सकते। हम खुद फूड ना पकाते हैं, बनाते नहीं हैं। बनाते हमारे लिए प्लांट्स और एनिमल्स हैं। इसमें क्या बताया गया है, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल, आपने ये जो क्या करें, टेबल को कंप्लीट करें। फूड, अब मिल्क है, मिल्क के हमारे सोर्सेज क्या है, काऊ है, बेफेलो है, सी गोट है, सी कैमल है, इसी तरह की चीज़ें हैं। अब आप इसमें कुछ प्लांट प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं और उस प्लांट का नाम लिख सकते हैं। एनिमल्स ऑल्सो प्रोवाइड अस विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, प्लांट एंड एनिमल। मैनी पीपल लिविंग इन दी कोस्टल एरियाज, मतलब कुछ जो लोग हैं वो कहाँ समुद्र के किनारे रहेंगे, वो क्या कंज्यूम करते हैं, वो फिश को कंज्यूम करते हैं। ये उनका मेजर पार्ट है उनकी डाइट का। अब प्रीवियस क्लासेस में भी हमने इससे पढ़ा था कि हमें प्लांट से और एनिमल से ही फूड मिलता है। वी हैव जस्ट सीन दैट द प्रोसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स ए नंबर ऑफ स्टेप्स लाइक सिलेक्शन ऑफ सीड्स। अब पूरा यही बताया गया है कि हमने ना पूरे चैप्टर में क्या देखा, एक क्रॉप को ग्रो करना क्या इतना आसान हमारे लिए नहीं है। एक फार्मर के लिए क्रॉप को ग्रो करना इतना आसान नहीं है। इसमें बहुत सारी मेहनत लगती है और बहुत सारी बातों का उसको ध्यान रखना पड़ता है। बहुत सारे इसमें हमारे स्टेप होते हैं। नंबर ऑफ स्टेप्स लाइक सिलेक्शन ऑफ सीड, बीजों को कैसे सिलेक्ट करेंगे, बीज कैसे डालेंगे। सिमिलरली एनिमल्स रियर्ड एट होम और इन फार्म्स, अगर आप घर पे क्या कर रहे हैं, एनिमल्स को पाल रहे हैं या फिर फार्म्स में, खेतों में, हैव टू बी प्रोवाइडेड विद प्रॉपर फूड, अगर आप उनको प्रॉपर अमाउंट में फूड दे रहे हैं, शेल्टर दे रहे हैं, शेल्टर मीन्स रहने की जगह, और उनके अच्छे से आप केयर कर रहे हैं। व्हेन दिस इज डन ऑन ए लार्ज स्केल इट इज़ कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री हमने किसको बोला है, अगर हम बहुत लार्ज अमाउंट में अगर हम एनिमल्स को रख रहे हैं, उनकी देखभाल कर रहे हैं, रहने की जगह दे रहे हैं, अच्छा उनको खाना खिला रहे हैं, और बदले में वो हमें क्या दे रहे हैं, दूध दे रहे हैं, मांस दे रहे हैं, मीट दे रहे हैं, इसी को हमने नाम दिया है एनिमल हस्बेंड्री। नेक्स्ट हमारा जो होगा, फिश इज़ गुड फॉर हेल्थ। अब फिश क्या है, हेल्थ के लिए हमारी अच्छी हैं। वी गेट कोड लीवर ऑयल फ्रॉम फिश। अब हमें फिश से क्या मिलता है, हमें कोड लीवर ऑयल मिलता है, और ये क्या होता है, रिच इन विटामिन डी। अब विटामिन डी का ना सबसे अच्छा सोर्स होता है हमारा सनलाइट है, वो हमारी विटामिन डी की सबसे अच्छी सोर्स है। सुबह सुबह की जो सूर्य की किरणें हैं वो आपको
अगर आप उनमें बैठ जाएँ, आप सनलाइट में बैठ जाएँगे तो आपको विटामिन डी की कभी भी कमी नहीं होगी। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।